Guys, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सेशन होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। इस टॉपिक से रिलेटेड हम 3 लेक्चर्स पहले ले चुके हैं और आज 4th चैप्टर है। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जाके देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। क्योंकि अगर एक बार डायरेक्ट अगर सपोज करो फर्स्ट क्लास है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है और आप डायरेक्ट फोर्थ में पढ़ते हो, थोड़ा तो वीकनेस रह जाती है ना। समझ में तो फिर भी आ जाएगा अगर इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वीकनेस रह जाती है। अगर स्टेप बाय स्टेप चलते तो ज्यादा स्ट्रांग होते जाता है। तो हम कहते हैं कि अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख रखा हो तो पार्ट 4 पे आए। अगर इसको देख लें तो एक बार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी जरूर देख लें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल डिस्कस टुडेज लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्प्रिंग फोर्स, यानी स्प्रिंग पे जो बल लगता है या स्प्रिंग जो बल लगाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। तो बेसिकली स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, तो आपने देखा होगा इस तरह की एक स्ट्रक्चर है। क्या ये एक स्प्रिंग है। सपोज करो ये स्प्रिंग है। मैंने मेरी डिजाइन पे ज्यादा मत जाना, मैं स्ट्रक्चर पे मत जाना, मेरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग में इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, मैंने ऐसे दर्शा दिया है। तो मैंने मान लिया कि जब कोई फोर्स नहीं लग रहा, न्यूट्रल में बिल्कुल बिना साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेट में बिल्कुल ऐसे रखी हुई है और उसकी लेंथ एल है। जैसे मैं उसको खींचूंगा, फोर्स लगा दिया इस तरफ, या मैंने फोर्स लगा दिया, तो जो इस फोर्स की जो स्प्रिंग है उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ेगी। तो मैंने थोड़ी बढ़ गई, तो वो कितनी होगी, वो होगी सपोज करो पहले एल थी और एक्स और बढ़ गई तो एल प्लस एक्स हो जाएगी, है ना। ये हो गई। अब क्या होगा कि देखो मैंने तो लगा दिया, लेकिन मुझे थोड़ा तो पीछे खिंचाव महसूस होगा ना। आप देखना कभी भी स्प्रिंग को पकड़ना, स्प्रिंग को, जैसे ये स्प्रिंग है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचूंगा, पकड़े रखूंगा तो थोड़ा खिंचाव अपनी तरफ वापस अट्रैक्ट करने की, वापस अपनी पुरानी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, एक खिंचाव उत्पन्न होगा। तो वैसे ही इसमें होगा, जैसे हम इस फोर्स को छोड़ देंगे तो वापस जो ये थी ना, जो स्प्रिंग, जो नेचुरल स्प्रिंग थी, वो वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाती है, उतनी कंडीशन में आ जाएगी। जैसे ये वापस आ गई, देखो लंबाई बढ़ गई थी, वापस उतनी लंबाई हो गई, एल हो गई, वापस पुरानी कंडीशन में आ गई। तो आप सोच रहे हो भाई फोर्स हमने लगाया, लंबाई बढ़ा दी, फिर अपने आप भाई कैसे पहुंची, कोई दूसरा फोर्स भी तो लगा होगा ना, जब भी तो उसकी लंबाई वापस चेंज हुई होगी। जैसे हमने फोर्स लगाया, एल प्लस एक्स किया, उसके बाद कोई दूसरा फोर्स भी तो लगा होगा ना, जो वापस इसको एल लंबाई में ले गया होगा, है ना। तो जो ये फोर्स होता है, ये स्प्रिंग, जो ये स्प्रिंग होती है, इसी स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो बेसिकली ये किसके इक्वल होता है, एक्स, यानी जितनी लंबाई हम खींचते हैं उसके प्रोपोर्शनल में होता है। तो हम देखते हैं कि भाई जैसे इसको खींचा हमने इस तरफ और एक्स लंबाई बढ़ी, तो जो फोर्स होगा वो एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा लंबा खींचेंगे उतना ज्यादा वो खिंचाव उत्पन्न होगा। आपको स्प्रिंग को एग्जांपल महसूस करना कि जितना ज्यादा खींचे उतना ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा या स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। तो प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट उठाएंगे तो माइनस के एक्स हो जाएगा। ये माइनस साइन क्यों आ गया, माइनस इसीलिए आ गया क्योंकि जो लंबाई बढ़ रही है वो एक्स बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन जो फोर्स लग रहा है जो लंबाई की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है लंबाई की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स माइनस में आया। इसलिए इसका माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो गई, डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो गई। तो जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस के एक्स होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया, मैं कमेंट करके बताइए। सो गाइस, क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं इस संदर्भ में कि हमारे पास ये सिस्टम दे रखा है, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ए ब्लॉक है और इधर क्या है, बी ब्लॉक है, और वो किससे जुड़े हुए हैं, स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। जैसे इधर एक ब्लॉक लगा दिया, इधर एक ब्लॉक लगा दिया और ये स्प्रिंग मान ली, तो ऐसे जुड़े हुए हैं। और जो स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ है वो 2 मीटर है, यानी अभी फोर्स नहीं लगा रहा, नॉर्मल लेंथ है वो 2 मीटर है। और जो के की वैल्यू है 200 न्यूटन पर मीटर, यानी जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर दे रखी है, जो F इक्वल्स टू के एक्स आता है ना उस फॉर्मूले में, के की वैल्यू। और हमें पूछा है स्प्रिंग फोर्स, यानी स्प्रिंग पर जो लगने वाला वो बल फाइंड करना है। 2 कंडीशन दे रखी है, इसमें भी फाइंड करना है, इसमें भी। कब फाइंड करना है कि ए और बी आर डिस्प्लेस्ड इन 0.5 मीटर इन सेम डायरेक्शन, यानी ए और बी दोनों को समान डायरेक्शन में 0.5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया जाए, यानी विस्थापित कर दिया जाए। तो देखो भाई ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ए दे रखा है हमारे पास, ये स्प्रिंग जोड़ रखी है और इधर क्या बी दे रखा है। और मैंने ए को 0.5 डिस्प्लेस किया और बी को भी 0.5 किया है ना, दोनों को 0.5 कर रहा है और दोनों को सेम डायरेक्शन में, यानी ए को इधर कर रहा है तो इसको भी इधर कर रहा है, यही कर रहे हैं ना। तो बेसिकली जो स्प्रिंग का जो लंबाई में परिवर्तन है वो तो कुछ होगा ही नहीं। कैसे होगा आप ही सोच लो। जैसे ए था, यहाँ पे नॉर्मल था, सपोज करो ये था हमारे पास, ए यहाँ पे था और बी यहाँ पे था, है ना। इनके बीच की दूरी कितनी थी अपने पास, 2 मीटर थी। कितनी, 2 मीटर थी, है ना। ये मैंने वो मान ली, स्प्रिंग मान ली, सॉरी मैं बता दिया। अब 0.5 इधर खिसका दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 0.5 पे, तो ये भी इधर ही हो जाएगा ना, ये भी तो उतना इधर हो जाएगा। तो इसमें जो खिंचाव है वो ज्यादा हो ही नहीं पाएगा। तो जो लंबाई में परिवर्तन एक्स कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो एफ इक्वल्स टू के एक्स होता है, तो हमें पता है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो फर्स्ट में आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं कि आगे क्यों आया, क्योंकि जितना ये खिसका उतना ये खिसका, तो लंबाई में परिवर्तन तो है नहीं ना उसकी स्प्रिंग की लंबाई में, तो हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स है वो 0 हो जाएगा। अब सेकंड सिचुएशन लेते हैं, क्या होता है
तो देखते हैं अब अपने आप देख लो, इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन तो यही है कि ए और बी आर डिस्प्लेस्ड 0.5 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें उल्टी डायरेक्शन में, दोनों उल्टी डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि ए है और ये हमारे पास स्प्रिंग आ गई, ये बी है, तो 0.5 इधर खिसका दिया बी को, और इस ए को भी 0.5 इधर खिसका दिया, अपोजिट डायरेक्शन में खिसका दिया, इधर तो इधर। तो अब लंबाई में जरूर परिवर्तन होगा। तो पहले कितनी लेंथ थी, 2 मीटर थी, तो इस बी ब्लॉक के कारण इसकी लंबाई 0.5 इधर हो जाएगी और ए के कारण 0.5 इधर हो जाएगी ना ऑब्वियसली। तो टोटल लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, 0.5 प्लस 0.5, 0.5 प्लस 0.5, तो 1 हो जाएगी। ऐसे समझो, ये है 2 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक 1 मीटर हो जाएगी, ये भी 1 मीटर हो जाएगी। अब इस ब्लॉक को खींचा, ब्लॉक को ये इस तरफ खींचा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और इसको भी खींचेंगे तो ये भी 1.5 हो जाएगा, तो टोटल 3 हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। और पहले 2 मीटर थी तो लंबाई में परिवर्तन 1 मीटर हो गया। तो हमें पता है एफ क्या होता है, एफ होता है के इंटू एक्स होता है, तो के की वैल्यू 200 दे रखी है, 200 दे रखी है, और लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया। लंबाई में गाइस ये ध्यान रखना कि सिर्फ एक ब्लॉक के कारण नहीं, टोटल पूरी स्प्रिंग में लंबाई में परिवर्तन यूज करेंगे हम। तो पूरी स्प्रिंग में कितना होगा, आधा तो इसके कारण आएगा, आधा इसके कारण, तो टोटल 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 दैट इज 200। ये न्यूटन पर मीटर है और ये मीटर है, तो एम से एम कट जाए तो न्यूटन आ जाएगा, और वैसे ही पता है फोर्स का जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। सो सेकंड में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 200 न्यूटन आ जाएगा। तो समझ में आ गया गाइस, फर्स्ट में 0 आया, सेकंड में 200 न्यूटन आया। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, उसमें देखा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर की कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर है। इफ वी एड अ ब्लॉक ऑफ 10 kg, यानी 10 किलोग्राम का उस स्प्रिंग में एक ब्लॉक ऐड करते हैं, कब, जब वो पहले तो जो स्प्रिंग है रेस्ट कंडीशन में, यानी नॉर्मल अपनी पोजीशन में, लेकिन जैसे ही हम उस पर ब्लॉक में कुछ मतलब उस स्प्रिंग में कुछ ब्लॉक लगाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो जाएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा तो उसमें बल लगेगा, लगने के कारण उसमें जो स्प्रिंग की कुछ लंबाई बढ़ जाएगी। तो वो जितनी लंबाई बढ़ रही है वो फाइंड करनी, देन फाइंड द एक्सपेंड इन स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग में लंबाई में परिवर्तन हमें फाइंड करना है। सो बेसिकली सबसे पहले हमें मानते हैं ये लटकी हुई है स्प्रिंग, और जैसे गाइस जस्ट अ सेकंड, ये हमारी स्प्रिंग है, ये तो नेचुरल है, नॉर्मल कंडीशन है। क्या है नॉर्मल कंडीशन, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा। हमने आप सोचते हैं भाई स्प्रिंग का पूछे, स्प्रिंग में तो कुछ वेट होगा, इसके कारण उस पर फोर्स लग रहा होगा, लेकिन इस कंडीशन में नहीं लगा तो हम उसका फोर्स मतलब वेट नेग्लेक्ट मानेंगे, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। या फिर अगर माने भी तो थोड़ी लंबाई होगी, सपोज करो एल होगी, बढ़ने के बाद भी एल होगी, लेकिन जो बाद में परिवर्तन हो जाएगा वो एल प्लस एक्स हो जाएगा। हमें तो परिवर्तन ही याद करना है ना, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है चाहे कितनी लंबाई हो। पहले सपोज करो पहले नॉर्मल इसकी 2 होती हो, लेकिन अभी लटकी हुई है तो 3 हो जाएगी ना, अभी लटकी हुई 3 हो जाएगी, लेकिन फोर्स और लगाएंगे तो 4 हो जाएगी। तो हमें परिवर्तन ही याद करना है, वो तो इनके बीच में चाहे लंबाई स्टार्टिंग में कितनी, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेट इट बी से जाने दो, हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो ये कंडीशन है। अब हमने जैसे ही फोर्स लगा, जैसे ही हमने वो लगा दिया ब्लॉक, क्या लगा दिया, ब्लॉक लगा दिया, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग है ये थोड़ी बढ़ जाएगी और ये ब्लॉक के कारण थोड़ी नीचे हो जाएगी। कितने किलोग्राम का है, 10 kg का है, 10 kg का ब्लॉक नीचे लगा दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, हम नीचे क्या होगा, नीचे अब हमें वो फोर्स निकालना है भाई कि कितनी जो लंबाई में परिवर्तन होगा। सपोज करो यहां से यहां तक एल आ रही होगी, तो ये हमने एक्स मान लिया लंबाई में परिवर्तन है ना, तो लंबाई में परिवर्तन, और नीचे क्या फोर्स लग गया, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एफ जी से डिनोट कर दिया। तो अब इसको अगर अब बाद में जैसे लंबाई परिवर्तन हुई तो कुछ लंबाई बढ़ेगी, उसके बाद फिर लंबाई बढ़ने के बाद वैसी रह जाएगी जैसे ये है, अब ये नॉर्मल। अब जैसे मैंने इसको खींच दिया तो ये थोड़ी गाइस यहां से यहां तक हो गई, अब यहां तक बढ़ती धीरे धीरे करके अब इतनी हो गई, अब इससे ज्यादा तो बढ़ेगी नहीं। तो बस जैसे हमने वेट जो है ब्लॉक लगाया उसके बाद इसकी लंबाई थोड़ी बड़ी इतनी होगी, अब नॉर्मल कंडीशन में होगी ना। अब स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल में कहने का मतलब कि वापस अपनी कंडीशन में नहीं है, लेकिन जितना लंबाई बढ़ी उसके बाद अब वेट स्टेबल कंडीशन में होगी। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है, क्या ये वायर है, जब मैंने इसको इतना था, अभी मैंने जैसे वेट लगाया तो यहां से यहां तक बढ़ गया, अब इतना ही बढ़ पाएगा जितना इस पे जो फोर्स लगेगा उसके हिसाब से बढ़ेगा, इतना बढ़ गया। अब इसी कंडीशन में रहेगा ना जब तक फोर्स नहीं हटाएंगे। अगर फोर्स हटा लेंगे तब वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। मैंने पहले कहा था फोर्स हटा लेंगे तब कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन अभी फोर्स नहीं हटाया तो कुछ लंबाई बढ़ने के बाद यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो अब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है, तो अब नीचे जा रहा है, नीचे ये फोर्स लग रहा है तो ऊपर भी तो कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर सिर्फ नीचे फोर्स लगेगा तो ये तो बढ़ता जाएगा, ऐसे तो कभी इसके खत्म ही नहीं होगा, तो टूट जाएगी। लेकिन कुछ ऊपर फोर्स लगेगा जब तो ये रुकेगा ना कहीं जाके, तो वो हमने मान लिया वो क्या होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो स्प्रिंग फोर्स के, एफ एस डिनोट कर लिया। क्योंकि और कहीं कहां बॉल लग सकता है, इस पर स्प्रिंग ही तो बल लगा सकते हैं और कोई बल नहीं लगा सकते। सो गाइस ये एफ एस स्प्रिंग एफ जी के बराबर हो जाएगा। तो एफ एस क्या होता है, के इंटू एक्स होता है, के स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू लेंथ में परिवर्तन, और एफ जी क्या, एम इंटू जी,
ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो m कितना 10, g 10 है तो 100 और k की वैल्यू मेरे पास 100 दे रखी है, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा मेरे पास 1 मीटर। समझ में आया कैसे किया, k की जगह 100 था, 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू 1 मीटर, यानी इसकी जो लंबाई में परिवर्तन कितना होगा 1 मीटर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगला टॉपिक करवाएंगे जो अगले लेक्चर में होगा। सो इस देख सकते हैं एक प्रकार से एक सिस्टम बन रखा है, यहाँ पे आप आराम से क्लियरली देख सकते हैं। ये एक लटका हुआ है किसी दीवार के सहारे मैंने, या फिर कोई सिस्टम या किसी तरह से चिपका दिया, कुछ भी मान लो आप, उससे लटके हुए हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर है कि एक ब्लॉक एम लटका हुआ है, ये रस्सी है, किससे, रस्सी से लटका हुआ है। फिर उसके बाद वो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, किसके साथ, वो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है दूसरे ब्लॉक एम मास के बी ब्लॉक के साथ, एम मास के बी ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का सिस्टम में आप देख सकते हैं। मैं फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी जस्ट कटिंग द रोप, यानी जैसे ही रोप यानी रस्सी को काटा जाता है, रस्सी यहाँ पे कहां दिख रही है मुझे, ये तो रस्सी है नहीं, मुझे रस्सी ये दिख रही है, यानी जैसे इस रस्सी को काटेंगे उसके जस्ट बाद ए और बी का हमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण फाइंड करना है। तो बेसिकली गाइस आते हैं हम क्या करेंगे, तो हम एफबीडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे। तो सबसे पहले ए का एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं जो फोर्स होते हैं उनको सब दर्शा देते हैं, सब चीज हटा देते हैं पूरी सिस्टम में, बस जिसका एफबीडी बनाना है उसको लिख दो और उस पर सारे फोर्स दर्शा दो। तो ए का दर्शाएंगे, क्योंकि एफबीडी बना के जो क्वेश्चन होता है वो जैसे 100 गुना का टफ हो, सपोज कर लो वो 1 गुना टफ हो जाता है, 100 गुना रिड्यूस हो जाती है उसकी टफनेस, क्योंकि बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सिंपल हो जाता है। उसके बाद फिर हमें फोर्स ही तो बैलेंस करना पड़ता है, वो तो 10 4th क्लास का स्टूडेंट कर सकता है। तो ये एम मास का जो है कोई ए ब्लॉक है ना, अब जैसे ही रोप कट कर दी, जैसे पहले तो रोप थी तब इस पर क्या फोर्स लग रहे थे, एक तो इस तरफ लग रहा था और एक इस तरफ लग रहा था, है ना, ये 2 फोर्स लग रहे थे। लेकिन जैसे रोप कट करी, ये कट कर दी, तो ऊपर इसके ऊपर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स हट गया, तो सिर्फ नीचे फोर्स लगेगा। एक तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, एम इंटू जी होगा, और एक स्प्रिंग का भी फोर्स लगेगा, क्योंकि रस्सी हमने ऊपर से कट करी, नीचे से थोड़ी कटी है, स्प्रिंग तो कुछ फोर्स लगाएगी, तो वो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, एफ एस मान लिया, एफ एस मान लिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम करते हैं एफबीडी बनाते हैं, किसका बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं बी का, क्या, बी का। तो एफबीडी बी का बनाते हैं, ये हमारे पास एम ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है एम मास का। तो बेसिकली अब रस्सी हमने यहां से कट करी है, तो स्प्रिंग तो कट नहीं होगी, तो इस पे एक फोर्स नीचे लगेगा, वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर क्या लगाएगी कि स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगी। आप सोच रहे हो भाई इधर तो नहीं लग रहा था, क्योंकि रस्सी यहां से कट करी तो इसके ऊपर थोड़ी लग रहा था, लेकिन इस पर तो ऊपर से थोड़ी कट गया है, मतलब जो ए के ब्लॉक के ऊपर वाला पोर्शन कट कर दिया था, तो इसीलिए ऊपर नहीं लग रहा था। लेकिन बी के ऊपर वाला पोर्शन तो जो स्प्रिंग वाला है, तो स्प्रिंग वाला कट हमने नहीं किया, इसलिए ऊपर भी जो स्प्रिंग फोर्स ऊपर फोर्स लगाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा, है ना। और नीचे क्या है, नीचे इसका एम जी इज क्लियर स्टूडेंट्स? सो बेसिकली यहां तक समझ में आ गया। अब हम एक बार अपनी जो पुरानी कंडीशन थी, जो स्टार्टिंग में था बिना कट करे हुए, उस पर आ जाते हैं। तो देखो, जब बिना कट करे हुए था, नॉर्मल कंडीशन में थी, स्टेबल कंडीशन में थी, तब क्या था, इस पे देखो जो इधर एफ एम जी लग रहा था, क्या लग रहा था, और ऊपर इस पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके, टी एस एफ एस मान लिया, वो है ना, लग रहा था। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ एस किसके बराबर था, एम जी के बराबर था, एम जी के बराबर था। और जैसे ही हम जस्ट रोप कटिंग करेंगे, जस्ट कटिंग ही करेंगे, क्या करें, जस्ट कट करेंगे, तो इसकी तो इक्विलिब्रियम तो प्रभावित नहीं होगी ना, क्योंकि इसके साथ तो सारा सब चीज जुड़ी हुई है, इसकी तो सारी जुड़ी हुई है ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मैं जो कहना चाहता हूं कि जैसे जस्ट यहाँ पे जस्ट आएंगे, उसके जस्ट बाद जैसे जस्ट क्लियर कट करेंगे, तो उसके बाद इसकी जो इक्विलिब्रियम सेम रहेगी, क्योंकि इस पर कोई बाहर और कोई इसका जो कनेक्शन कट नहीं है, ऊपर वाले इसके साथ कनेक्ट वाला कट हुआ है, तो इसीलिए इसकी जो कंडीशन होगी वो तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से होती है, एफ एस इक्वल टू एम जी, तो इधर एम जी के बराबर आ जाएगा, एफ एस एम जी के बराबर आ जाएगा, है ना, क्योंकि इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गाइस जस्ट के बाद ऐसे बोलता है कुछ देर बाद बोलता, तो इसमें भी फर्क आ ही जाता भाई, इसमें ही फर्क आ जाता, क्योंकि फिर तो फर्क आते हैं ना, क्योंकि फिर ये नीचे बढ़ता तो इसमें स्प्रिंग में कुछ और ज्यादा फोर्स लग जाता है। लेकिन जस्ट बाद पूछा है, जस्ट बाद है, ये अपना फोर्स इस तरह इस पर नहीं लगाएगा। अगर सपोज करो जस्ट बाद है, तो इसके जस्ट जो ये मास है इस पर नहीं लगाएगा, लेकिन कुछ देर बाद बोले हैं, तो कुछ देर बाद काफी देर हो जाएगी, तो ये इसका जो बल है वो भी तो स्प्रिंग पर लगेगा, तो ज्यादा जुड़ जाएगा, इसके ऊपर ज्यादा जुड़ जाएगा ना। लेकिन जस्ट बाद बोला है, तो जस्ट बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशन ही चलेगी जो स्टार्टिंग में थी। तो हम कंडीशन करते हैं इधर, इसके लिए निकालते हैं बी ब्लॉक का। तो बी ब्लॉक का जगह एफ एस माइनस ये वाला इक्वल टू एम ए बराबर था, समीशन एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, एफ इक्वल टू एम ए, तो ऊपर एम जी माइनस एम जी क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ऐसा क्यों हुआ, ऊपर वाला किसके बराबर था, एम जी के बराबर था, क्योंकि हमने देखा था इसके लिए कंडीशन चेंज नहीं होती। तो एफ एस माइनस एम जी, क्योंकि एफ एस माइनस एम जी करते हैं, तो एफ एस एम जी के बराबर था, तो एम जी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, यानी जो बी ब्लॉक का स्टार्टिंग में जस्ट बाद तुरंत शून्य होगा, तुरंत 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन कोई होगा ही नहीं। अब हम इसका निकालते भाई ए ब्लॉक का। तो ए ब्लॉक का मुझे पता है ऊपर तो कोई जा ही नहीं रहा, ऊपर जा नहीं रहा, समीशन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो एम ए हो जाएगा गाइस, एम ए हो जाएगा, समीशन एफ क्या, एम जी प्लस एफ एस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन लग रहे हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे।
तो mg प्लस fs इक्वल्स टू ma हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो fs की वैल्यू मुझे पता है mg के बराबर थी, mg के बराबर थी, क्योंकि भाई अब जो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर भी लगेगा, ऑब्वियसली ये तो फिक्स है। पूरी कॉन्स्टेंट जो होता है स्प्रिंग फोर्स सेम रहता है पूरी स्प्रिंग के लिए। तो mg प्लस mg दैट इज ma, तो 2mg इक्वल्स टू ma हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करें? तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या है एक्सीलरेशन की, ये हो जाएगा 2 इंटू जी, यानी जो a ब्लॉक का त्वरण हो जाएगा 2 इंटू जी, यानी 2 इंटू ग्रेविटेशनल त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू, इसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आज का हमारा सेशन कैसा लगा मैं कमेंट करके बताइए। और हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में बताएंगे, रस्सी बंधन, नत्तल बंधन, जैसे नत्तल में आ जाता है इस प्रकार की वेज कंस्ट्रक्शन आ जाता है, फिर जो ब्लॉक है उसके साथ कोई दूसरा ब्लॉक जुड़ा हुआ है तो कैसे मूवमेंट एक दूसरे से प्रभावित हो जाता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, ऐसे काफी सारे जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंस में भी आए हुए हैं और नीट में काफी उपयोगी होता है। तो हम इस प्रकार के आगे लेंगे। सो आज का सेशन आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके बताइए। सो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। सो थैंक यू, टाटा, सी यू सून।